हेलो बच्चों। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची मासिक मूल्यांकन मंथली असेसमेंट माह दिसंबर सत्र 2021-22 कक्षा अष्टम के लिए पूर्णांक 60 विषय हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत। इन सभी विषयों का एक साथ प्रश्न पत्र दिया गया है और इन सभी प्रश्नों का हल हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हिंदी के प्रश्न। बच्चों, सबसे पहले आप देख रहे हैं हिंदी का प्रश्न। नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्न संख्या 1 और 2 के उत्तर दीजिए। यहाँ जो गद्यांश दिया गया है इसे आप पढ़ लेंगे, तो इसे हमने पढ़ लिया है और अब हम लोग इसके प्रश्न का उत्तर समझते हैं। प्रश्न 1 में दिया गया है, गद्यांश के अनुसार कौन अपने साथ फूलों की सुरभि बिखेरती है? और इसका सही विकल्प है विकल्प डी, हवा। आगे प्रश्न 2 में है, हवा धीरे धीरे डोलती है, वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है? और इसका सही विकल्प है विकल्प सी, क्रिया विशेषण। आगे प्रश्न 3 में है, प्रश्न 3 में दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यों को सामने दिए गए कारक के चिन्हों की सहायता से पूरा कीजिए। और कौन नंबर में वाक्य है? दुख शरीर, और यहाँ पर खाली स्थान है, मन पर सिमट आया है। और यहाँ पर जो है आपका दिया गया है कारक का चिन्ह दिया गया है, इसमें से आपको चुनकर यहाँ पर भरना है। तो यहाँ पर हम लोग को भरना होगा के, ठीक है, के यहाँ पर हम लोग लिखेंगे के। तो आगे ख नंबर में है, तुम्हारी माँ अमरूद, और यहाँ खाली स्थान है, यहाँ आपको कारक भरना है, पेड़ काटने को कहती है। तो यहाँ पर जो दिया गया है उसमें सही विकल्प है का, तो यहाँ पर आपको का भरना है। आगे बच्चों 4 नंबर में है, बूढ़ी पृथ्वी को किस बात का दुख है? तो बच्चों इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। तो बच्चों देखिए, बूढ़ी पृथ्वी को किस बात का दुख है, इसका उत्तर इस प्रकार होगा, बूढ़ी पृथ्वी को प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन एवं बढ़ते हुए पर्यावरण प्रदूषण का दुख है। तो इस प्रकार से जो है आप इसका उत्तर लिखेंगे। आगे हम लोग प्रश्न 5 को देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रश्न 5 में दिया गया है, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। और यहाँ पर एक पंक्ति दिया गया है, इस पंक्ति का जो है आपको अर्थ लिखना है। तो इसका अर्थ हम लोग कैसे लिखेंगे, हम लोग देखते हैं। हम लोग लिखेंगे व्याख्या। प्रस्तुत पंक्तियों में कवियत्री ने टूटते हुए पहाड़ों के प्रति अपनी चिंता व्यक्त की है। वह मनुष्य को अनुभव करने की आह्वान करती है कि मौन समाधि लिए बैठा हुआ पहाड़ की सीना किस तरह दहल उठता होगा जब विस्फोट से कोई पत्थर दूर तक छिटकता होगा। दोपहर में कभी तुमने हथौड़ी की चोट से बिखरते हुए पत्थर की चीख सुनी है? वास्तव में इन पंक्तियों के माध्यम से प्रकृति के सौंदर्य को समाप्त करते हुए मानव कृत्य की भर्त्सना की गई है। कवित्री ने बूढ़ी पृथ्वी के दुख को रेखांकित करने का प्रयास किया है। कवित्री का कहना है कि प्रदूषण के कारण वायु भी स्वास्थ्यवर्धक नहीं रह गई है। मनुष्य की मनुष्यता पर संदेह करते हुए कवित्री ने पूछा है कि अपने व्यस्त जीवन में से कुछ पल निकालकर कभी शिकायत न करने वाली बूढ़ी पृथ्वी के दुख को क्या कभी जानने का प्रयास किया है? यदि नहीं तो मनुष्य को विवेकशील समझदार नहीं कहा जा सकता। तात्पर्य यह है कि हमें अपनी पृथ्वी के पर्यावरण, उसकी सुंदरता का ख्याल अवश्य रखना चाहिए। तो बच्चों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और हम लोग अब आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे बच्चों इंग्लिश का प्रश्न दिया गया है और इंग्लिश में दिया गया है, रीड द गिवन स्टैंजा टेकन फ्रॉम द पोएम ए हेरिटेज ऑफ ट्रीज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट बिलो। तो यहाँ पर जो स्टैंजा दिया गया है यह एक पोएम से दिया गया है जिसका नाम है ए हेरिटेज ऑफ ट्रीज, और इससे ही संबंधित प्रश्न जो है नीचे दिया गया है। प्रश्न संख्या 1 में दिया गया है, व्हाट इज द ट्रेजिक साइट हेयर? तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है विकल्प बी, द चॉपेड ट्रीज। और उसके बाद दूसरे नंबर में जो प्रश्न दिया गया है, व्हिच वर्ड इन द अबव स्टेंजा मीन्स टू डैमेज बाय कटिंग? और यहाँ पर इसका सही विकल्प है विकल्प सी, म्यूटिलेटेड। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 2 में दिया गया है, व्हाट डज द फ्रेज ए लाइन ऑफ नोबल ट्रीज इन द पोएम ए हेरिटेज ऑफ ट्रीज टेल अस अबाउट द पोएट? तो यहाँ पर ये जो दिया गया है ए लाइन ऑफ नोबल ट्रीज, यह पोएम ए हेरिटेज ऑफ ट्रीज से दिया गया है। इस
यह जो मुहावरा है इसका अर्थ हमें लिखना है। तो इसके संबंध में जो है टेल अस अबाउट द पोएट, जो हमारे कवि कहना चाहते हैं उसे हमें यहाँ पर बताना है। तो इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, ए फ्रेज, ए लाइन ऑफ नोबल ट्रीज इन द पोएम ए हेरिटेज ऑफ ट्रीज टेल अस अबाउट द पोएट दैट द ट्री लव्स द ट्रीज एंड ही एडमायर्स द ट्रीज। तो इस प्रकार से हम लोग इसका उत्तर लिखेंगे। आगे बच्चों 3 नंबर का प्रश्न दिया गया है, चेंज द गिवन डायलॉग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। यह डायरेक्ट स्पीच में दिया गया है डायलॉग, और इसे हमें जो है इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है। जैसे यहाँ पर दिया गया है जो है वाक्य, रुपेश सेड टू हिज फादर, पापा देयर आर मेनी इंफॉर्मेटिव एंड एजुकेटिव चैनल्स ऑन टेलीविजन, आई गेट अपडेटेड एंड बिकम अवेयर about many useful information through the news and other informative channels। तो इसका जो है हमें इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। तो इसे हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। तो देखिए बच्चों, इसे इस प्रकार से लिखेंगे, रुपेश सेड टू हिज फादर दैट देयर आर मेनी इंफॉर्मेटिव एंड एजुकेटिव चैनल्स ऑन टेलीविजन, ही गेट अपडेटेड एंड बिकम अवेयर अबाउट मेनी यूजफुल इंफॉर्मेशन थ्रू द न्यूज एंड अदर इंफॉर्मेटिव चैनल्स। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे। अब हम लोग आगे प्रश्न देखते हैं। तो बच्चों आगे 4 नंबर का प्रश्न है, हाउ आर द वेबसाइट यूजफुल अकॉर्डिंग टू रुपेश। रुपेश के अनुसार वेबसाइट किस प्रकार से उपयोगी है, गिव 4 रीजन। इसमें इसका 4 कारण देना है। तो इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। तो बच्चों हम लोग 1 नंबर में लिखेंगे, वी कैन फाइंड ई बुक्स ऑन वेबसाइट। हम लोग ई बुक्स जो है वेबसाइट से पा सकते हैं। वी कैन फाउंड ऑडियो विजुअल एजुकेशनल मटेरियल ऑन वेबसाइट। वेबसाइट से हम लोग ऑडियो विजुअल मटेरियल भी पा सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन क्लासेस एंड वीडियो चैट भी इसमें हम पा सकते हैं। और 4 नंबर में लिखेंगे, वी कैन रीड न्यूज़पेपर्स, और हम लोग न्यूज़पेपर भी इसमें पढ़ सकते हैं। आगे हम लोग प्रश्न देखते हैं। इसके बाद बच्चों गणित का प्रश्न दिया गया है, और इसका हम लोग देखते हैं प्रश्न। तो बच्चों गणित में पहला प्रश्न है, 3a + 4b का वर्ग होगा, यानी कि 3a और +4b इसका स्क्वायर हमें निकालना है। तो बच्चों इसका स्क्वायर अर्थात a + b का होल स्क्वायर आपको पता ही होगा, यह होता है a² + 2ab + b²। तो उसके अनुसार यहाँ पर जो विकल्प दिया गया है वह विकल्प ए इसका सही विकल्प है। आगे 2 नंबर का प्रश्न आप देख रहे हैं, 4pq और 3rs का सार्व गुणनखंड क्या है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर अगर इसको हम लोग तोड़ें तो यह हमें प्राप्त होगा, इसमें 4 और p और q है, और इसमें 3r और s है, और दोनों में कोई भी जो है सार्व गुणनखंड नहीं है। अतः इस ऐसे में हमें से इसमें जो है एक जो है दोनों में ही रख सकते हैं। जैसे 4pq को हम लिख सकते हैं 4 × 1 × p × q, और 3rs को 3 × r × s × 1 लिख सकते हैं। और इस प्रकार से हम देखते हैं दोनों में ही 1 है, तो इस प्रकार इसका सार्व गुणनखंड 1 हो जाएगा। आगे बच्चों 3 नंबर का प्रश्न है। 3 नंबर में दिया गया है x - y = 16 और x² + y² = 400 हो, तो x y का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हम लोग देखते हैं इसे हम लोग कैसे करेंगे। तो बच्चों देखिए हम लोग लिखेंगे, x - y ये दिया गया है 16, इसे इक्वेशन 1 मानेंगे, और x² + y² = 400 यह दिया गया है प्रश्न में, और इसे हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, 400 को 20 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और फिर x ये भी दिया गया है x + y = 20, इसे समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 और 2 से इसको हम लिखें, देखें, सजाएं, तो इस प्रकार से इसमें -y है, इसमें +y है, दोनों को काट देंगे, तो ये इस दोनों को जोड़ देंगे, तो ये हो गया 2x = 36। तो इस प्रकार से दोनों इक्वेशनों को यहाँ पर आप लिख सकते हैं, दोनों इक्वेशनों को जोड़ने पर। तो यहाँ पर x का मान क्या हो जाएगा 36/2, और 36 को 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 18, यानी कि x का वैल्यू हमें प्राप्त हो गया 18। और अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या हमें प्राप्त होगा, x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो हमें इस समीकरण में रखते हैं तो हमें प्राप्त होता है 18 + y = 20, और यहाँ पर y को यदि हम एक बाईं तरफ रखेंगे और 18 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो 20 के साथ ये माइनस हो जाएगा, तो y = हो गया 2। इस प्रकार से x y का मान भी हम उसमें रखेंगे। यहाँ पर हमें x का मान प्राप्त हो गया है और y का मान दोनों प्राप्त हो गया है, तो x y का मान क्या हो जाएगा 18 × 2 = 36।
आगे हम लोग प्रश्न देखते हैं। तो बच्चों आप देख सकते हैं आगे 4 नंबर का प्रश्न है 3PQR माइनस 6PQR डिवाइडेड 3PQ को हल करें। तो इसका हल हम लोग इस प्रकार से करेंगे। देखिए बच्चों यहाँ पर जैसे हम लोग इसका हल किए हैं, यहाँ पर पहले प्रश्न को लिखा गया है, उसके बाद देखिए ये जो 3PQ है इसको इसके नीचे ले आए हैं, ये 3PQ से भाग दिए हैं और इन ऊपर में जो संख्या है इसमें से 3PQR को बाहर निकाल लिए हैं। तो इसमें इस संख्या में हमारा बचा 1 और इसमें बचा 2PQR और अब यहाँ 3PQ यहाँ भी है तो दोनों जगह हम काट दिए। तो ऊपर यहाँ बचा R और इधर जो ब्रैकेट में बचा उसे हम यहाँ पर लिख दिए। यही हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग 5 नंबर का प्रश्न को देखते हैं। तो बच्चों 5 नंबर में प्रश्न दिया गया है एक वृत्त का क्षेत्रफल इस प्रकार से दिया गया है पाई 4x प्लस पाई 12xy प्लस 9y है। इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसका हल हम लोग इस प्रकार से करेंगे। तो देखिए बच्चों इसका हल इस प्रकार से होगा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पर इसे इस प्रकार से लिखेंगे पाई 4x² प्लस पाई 12xy प्लस पाई 9y स्क्वायर इजिकल टू पाई r स्क्वायर। और अब सभी में से हम पाई को बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर बच गया 4x² प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर और इधर भी पाई है इधर भी पाई है तो इसको हम काट देंगे। तो अब जो बचा यहाँ बचा 4x² प्लस 12xy प्लस 9x स्क्वायर। और अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इसे हम जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसे इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3y प्लस 3y का होल स्क्वायर इजिकल टू x स्क्वायर। तो इस प्रकार से r स्क्वायर। तो इस प्रकार से इसको हम पूरा को एक साथ में a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख देते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर इजिकल टू r स्क्वायर। तो अब दोनों ही तरफ स्क्वायर है तो दोनों तरफ के वर्ग को हम हटा देंगे। तो इससे हमें क्या प्राप्त होगा 2x प्लस 3y इजिकल टू r। तो अतः त्रिज्या क्या हो गया r होता है त्रिज्या, r बराबर हो गया 2x प्लस 3y। अब हम लोग आगे का प्रश्न देखते हैं। तो बच्चों अब आगे विज्ञान का प्रश्न दिया गया है। यहाँ विज्ञान में पहला प्रश्न है प्याज की झिल्ली, रक्त कोशिका, अमीबा, तंत्रिका कोशिका आदि की स्थायी स्लाइड को किस उपकरण की सहायता से देखा जा सकता है। तो बच्चों इसे देखने के लिए हम लोग सूक्ष्मदर्शी यंत्र का प्रयोग करते हैं। अतः इसका सही विकल्प होगा विकल्प ए सूक्ष्मदर्शी। आगे 2 में दिया गया है पेड़ों की कटाई से वनों की संख्या में हो रही लगातार कमी को वनोन्मूलन कहते हैं। वनोन्मूलन का प्रमुख कारण क्या है। तो यहाँ पर जो विकल्प दिया गया है वनोन्मूलन का सभी कारण इसमें है। भ्रमण निर्माण के कारण भी वनोन्मूलन हो रहा है, कागज उद्योग के कारण भी हो रहा है, सड़क निर्माण के कारण भी हो रहा है। अतः सभी विकल्प सही है, इसलिए हम लोग विकल्प डी को चुनेंगे, उपयुक्त सभी। आगे बच्चों प्रश्न 4 नंबर में दिया गया है कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में ही क्यों पाई जाती है। तो बच्चों देखें हम लोग इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। तो बच्चों लिखेंगे पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त एक और आवरण भी पाई जाती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करती है। यह कोशिका की सुरक्षा के साथ साथ उसके निश्चित आकार आवृत्ति को बनाए रखने में सहायक कोशिका झिल्ली के बाहर पाई जाती है। आगे बच्चों प्रश्न है किन कारणों से वन्य प्राणी अभयारण्य अथवा संरक्षित वनों में रहने वाले जीव सुरक्षित नहीं रहे। तो बच्चों इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार से लिखें। तो देखिए बच्चों इसका उत्तर इस प्रकार होगा सुरक्षित वन भी वन्य जंतुओं के लिए पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है, क्योंकि कुछ लालची लोग अपनी निजी फायदे के लिए यहाँ पर रहने वाले जानवरों का शिकार करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि संरक्षित वन भी वन्य प्राणियों के लिए अब सुरक्षित नहीं रहे। आगे हम लोग प्रश्न देखते हैं। तो बच्चों आगे प्रश्न है 4 नंबर में। 4 नंबर में 2 प्रश्न दिया गया है, इसमें से कोई एक आपको लिखना है। यहाँ देखिए अथवा लिखा हुआ है। यहाँ पर दिए गए चित्र बनाकर पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर स्पष्ट करें। या तो आप इसे लिखेंगे अथवा आप इसका उत्तर लिखेंगे। जैव विविधता का संरक्षण करना आवश्यक है, क्यों, व्याख्या करें। तो हम लोग देखें। तो बच्चों आपके किस पुस्तक में भी पादप कोशिका और जंतु कोशिका का चित्र दिया गया है, या तो आप वहाँ से उस चित्र को बना लीजिए या यहाँ पर जो हमने चित्र दिया है इसे देखकर आप कॉपी पर जो है पादप कोशिका और जंतु कोशिका के अंगों को बना लें और आगे पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर को हम लोग देखेंगे। तो बच्चों देखें यहाँ पर इस प्रकार से हमेशा जब अंतर को दिखाना हो
तो बीच में इस प्रकार से दाग देते हुए एक तरफ आप पादप कोशिका लिखेंगे और दूसरी तरफ जंतु कोशिका। और यहाँ पर पादप कोशिका में हम लोग लिखेंगे कोशिका भित्ति जो है पाई जाती है पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में लिखेंगे कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, और पादप कोशिका में लिखेंगे हरित लवक पाए जाते हैं, जबकि जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। 3 नंबर में लिखेंगे सेंट्रोसोम अनुपस्थित होते हैं, जबकि इसमें सेंट्रोसोम उपस्थित होते हैं। यहाँ पर लिखेंगे रिक्तिकाएं बड़ी तथा संख्या में कम होती है, जबकि जंतु कोशिका में लिखेंगे रिक्तिकाएं छोटी तथा संख्या में अधिक होती है। और 5 नंबर में पादप कोशिका में लिखेंगे केंद्रक परिधि की ओर हो सकता है, और जंतु कोशिका में लिखेंगे अधिकांश जंतु कोशिकाओं में केंद्रक मध्य में होता है। अब बच्चों सामाजिक विज्ञान से संबंधित प्रश्न है। 1 नंबर में दिया गया है भारतीय महिलाओं को विश्वविद्यालय में प्रवेश किस दशक में होने लगा, और इसका सही विकल्प होगा विकल्प सी 1880 के दशक में। प्रश्न 2 में दिया गया है सरकार द्वारा दी जाने वाली जन सुविधा क्या है, तो यहाँ पर जो भी दिया गया शिक्षा है, उसके बाद स्वास्थ्य है, बिजली, ये तीनों सुविधाएं प्राप्त है, तो इसे हम लोग विकल्प डी को चुनेंगे। प्रश्न 3 में दिया गया है निम्न में से किस फसल को सर्वाधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, तो इसमें जो विकल्प दिया गया है उसमें सही विकल्प होगा बाजरा। आगे 4 नंबर में प्रश्न है कृषि के प्रमुख प्रकारों का वर्णन करें, तो हम लोग इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे। तो देखिए बच्चों इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे कृषि 2 प्रकार की होती है, एक निर्वाह कृषि और दूसरा वाणिज्यिक कृषि। अब हम लोग निर्वाह कृषि के बारे में इस प्रकार लिखेंगे निर्वाह कृषि जिस प्रकार की खेती से केवल इतनी उपज होती हो कि उससे परिवार का पेट भर सके, तो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि कहते हैं। इस कृषि को क्या कहते हैं निर्वाह कृषि कहते हैं। इस प्रकार की खेती जमीन के छोटे टुकड़े पर की जाती है। इसमें आदिम औजार और परिवार या समुदाय के श्रम का इस्तेमाल होता है। यह मुख्यतया मानसून पर और जमीन की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर करती है। इस प्रकार की कृषि में किसी स्थान विशेष की जलवायु के हिसाब से ही किसी फसल का चुनाव किया जाता है। तो इस प्रकार से निर्वाह कृषि हो गया। अब हम लोग वाणिज्यिक कृषि को देखते हैं। तो बच्चों वाणिज्यिक कृषि में हम लोग लिखेंगे जब खेती का मुख्य उद्देश्य पैदावार की बिक्री करना हो तो उसे वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। इस प्रकार की खेती में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल होता है। आगे लिखेंगे इसमें अधिक पैदावार वाले बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और खरपतवार नाशक का इस्तेमाल होता है। भारत में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ भागों में बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक कृषि होती है। इसके अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु आदि में भी इस प्रकार की खेती होती है। तो इस प्रकार से प्रश्नों का हल हुआ। अब हम लोग आगे प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न है शिक्षा का अधिकार कानून बनने के कोई 2 लाभ बताइए। तो इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। पहला लिखेंगे इसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में सार्वभौमिक समावेशन को बढ़ावा देना तथा माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन के नए अवसर सृजित करना है। और आगे लिखेंगे 2 नंबर में इसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में अंगीकृत किया गया है। और आगे प्रश्न देखते हैं। आगे 6 नंबर में प्रश्न है आधुनिक काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन होने के क्या कारण है बताइए। और इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। बच्चों इसका उत्तर लिखेंगे आधुनिक काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन होने का कारण निम्न है। और लिखेंगे 1 नंबर में अब लोग समझने लगे हैं कि पुरुष और महिला दोनों समान है। 2 नंबर में लिखेंगे महिलाएं भी पुरुषों के बराबरी का काम कर रही है। और आगे लिखेंगे महिलाएं अब उच्च शिक्षा प्राप्त करने लगी है। और 4 नंबर में लिखेंगे आधुनिक महिलाएं घर के साथ साथ बाहर का काम कर आत्मनिर्भर होने लगी है। तो इस प्रकार से जो है सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों का उत्तर हो गया। अब हम लोग आगे प्रश्न देखते हैं। आगे बच्चों संस्कृत का प्रश्न दिया गया है और यहाँ भी जो है एक गद्यांश दिया गया है और उससे संबंधित प्रश्न जो है नीचे दिए गए हैं, तो आप इसे पढ़ लेंगे। और यहाँ पर नीचे प्रश्न दिया गया है ललित क्रीडनाय क पृच्छति, तो यहाँ पर इसका जो है सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी। आगे 2 नंबर का प्रश्न 2 नंबर में प्रश्न दिया गया है क्रीडी पवानी पदे क धातु क चलकार, तो इसमें जो सही विकल्प होगा वो होगा विकल्प ए। तो इसके बाद 3 नंबर का प्रश्न है ललित भ्रमरंग
की पृच्छति। और 4 नंबर का प्रश्न है अस्माकं पदस्य मूल शब्द क अस्ति। इन दोनों का उत्तर हम लोग एक साथ ही देखते हैं। तो बच्चों 3 नंबर के प्रश्न का उत्तर इस प्रकार आप लिखेंगे ललितः भ्रमरं क्रीडनात् पृच्छति। और 4 नंबर के प्रश्न का उत्तर आप इस प्रकार से लिखेंगे अस्माकं पदस्य मूल शब्द अस्माद अस्ति। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने कक्षा अष्टम के माह दिसंबर के मंथली असेसमेंट के सभी प्रश्नों का हल को समझा। यदि आज का यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप पहले बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही दोस्तों के बीच से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।